So hello friends, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So today we are going to start a new topic, that is relationship between fundamental rights and DPSP, that is Directive Principles of State Policy. We'll also see 5 important case laws regarding it. Actually these 5 case laws are very important for understanding the relationship between fundamental rights and DPSP. So let's get started. Okay, so basically we know that Part 3 of the Constitution contains fundamental rights and Part 4 contains directive principles of state policy. And the difference between Part 3 and Part 4 can be clearly understood by Article 37. Exactly. And this article says that directives are not enforceable in court of law. ये जो directives है ये enforceable नहीं है क्या में, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये इन्फोर्सिबल नहीं है. एग्जैक्टली तो इसके बारे में हम बात करते हैं इसमें. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड कि आर्टिकल 37 क्या है. तो अब बेसिक मोटिव जो है वो फंडामेंटल राइट का और डीपीएसपी का वो ये है कि हमें ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए. सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने लिखा है फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी इज अमाउंट्स टू ट्रू डेमोक्रेसी. ऑब्वियसली ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इट हेल्प्स इन परसुइंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड एम्फेसाइजिंग ऑन इंडिविजुअल वेलफेयर. एंड एट द सेम टाइम ये जो हमारा डीपीएसपी है इट हेल्प्स इन परसुइंग सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड एम्फेसाइजिंग ऑन जनरल वेलफेयर. तो एक तरफ ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है. एंड फंडामेंटल राइट्स हमारा इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में बात करता है, तो हमारा डीपीएसपी जनरल वेलफेयर के बारे में बात करता है. बट एज आई टोल्ड यू कि आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग कि हाँ 37 के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. इट मीन्स कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफाइबल इन नेचर है, वाइल हमारा जो डीपीएसपी है इट इज़ नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर. देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, एक जस्टिफाइबल इन नेचर एंड दूसरा जो है हमारा नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल 37. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज that we can discuss is that both rights are concerned with state action, whether it is DPSP or whether you say it is fundamental rights. Both are both talks about state action. So this DPSP are positive directives that are to be kept in mind while making laws. जब हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो हम DPSP को रख के बनाते हैं कि हाँ दिस लॉ, कुछ भी लॉ जो बन रहा है हमें डीपीएसपी का ख्याल रखना है. वाइल एट द सेम टाइम ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये थोड़े लिमिटेशंस पुट करता है ऑन द स्टेट टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ स्टेट पावर्स. सो देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है ये एक पॉजिटिव राइट है बिकॉज ये एक पॉजिटिव डायरेक्टिव्स है, एंड एट द सेम टाइम ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये लिमिटेशंस पुट कर रहा है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव राइट्स है. नाउ अब अमेंडमेंट की बात करते हैं. तो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे ये कहा गया ऑफ 1976 सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया प्रीएम्बल में. तो ऑब्वियसली जब सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया तो जनरल वेलफेयर को इट वाज ऑब्वियस कि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है जनरल वेलफेयर को. ठीक है, एंड उसके बाद वी नीड टू देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट आया 44th अमेंडमेंट की बात किया गया जिसमें ये कहा गया कि हाँ ये जो हमारा 44th अमेंडमेंट है 1978 का इट इज़ रिजर्व्ड for the status of fundamental rights and DPSP and predominance of the fundamental rights over DPSP was established. अब now we'll see each thing by the state of Madras versus चंपाकम दरई राजन के केस से और बाकी 4 अदर केसेस से हम देखेंगे. ये 5 इंपॉर्टेंट केस लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दरई राजन. इस केस में ऐसा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट है या सब्सिडियरी वर्क करता है हमारा डीपीएसपी और देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट ऑन द होल. अब नेक्स्ट
बात करते हैं हम दूसरे केस की, दैट इज़ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि केस है 1967 का। इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों के बीच में देर इज़ नो एनेस्थेसिस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एंड जो दोनों है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है। बोथ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 have to be balanced and to be harmonized। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज़ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, 1976 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों में हार्मनी बरकरार रखनी है हमें, एंड इसको करने के लिए कोर्ट को जितने एफर्ट्स लेने हैं कोर्ट ले सकती है। उसके बाद हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, दैट इज़ ऑफ मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट एंड इन देमसेल्व्स, ये खुद में ही एक एंड नहीं है, बट दे आर मीन्स टू एन एंड, बट इनको ख़त्म होना है, और ये एंड स्पेसिफाइड है किस चीज़ में, तो फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये एंड स्पेसिफाइड है। सो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दे टुगेदर आर द कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट, एंड ऐसा कहा गया कि इफ़ इट एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट्स विल इप्सो फैक्टो डिस्ट्रॉय एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करेगी एक पार्ट को, तो इट विल इप्सो फैक्टो डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली लास्ट केस हुआ हमारा अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का केस। इस केस में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, एंड जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सो बेसिकली all 5 cases are important and both fundamental rights and DPSP are important, and at last ये कहा गया कि जो हमारे fundamental rights और DPSP हैं, they should be regarded as supplementary and complementary to each other. So guys, this was all about the relationship between fundamental rights and DPSP. Hope you like this video, and if you like this video then please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video.